तो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ इजराइल और जो हमास के बीच युद्ध हो रहा है उसको समझने के लिए। देखिए दोस्तों, उसको समझने से पहले हम वहाँ की पहले ज्योग्राफी को समझ लेते हैं, जो आज के टाइम में वहाँ की ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी से हम थोड़ा सा हमें इजी रहे। तो देखिए दोस्तों, ये है मेरे पास इजराइल। इजराइल के ही दो पार्ट हैं, जिसको एक वेस्ट बैंक का नाम दिया जाता है और एक गाजा। इसको गाजा स्ट्रिप बोला जाता है। इसके साथ में मेडिटेरेनियन सी है, इसके बाद यूरोप लग जाता है, इजिप्ट, इसका पड़ोसी देश सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया एंड लेबनान। ठीक है। और ये छोटा सा पार्ट जो है इसको बोलते हैं जेरूशलम। जेरूशलम आप जानते हैं ये बहुत ही पवित्र नगर है, क्रिश्चियंस के लिए भी, ज्यूज के लिए भी और मुस्लिम्स के लिए भी। यहीं पर ही ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था वो माना जाता है। तो दोस्तों, जो लड़ाई हो रही है वो इजराइल और गाजा पट्टी पे रहने वाले जो आतंकवादी संगठन है, जिसको मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आतंकवादी घोषित किया हुआ है, उनको उन्होंने यहाँ पर हमास ऑपरेट करती है। एक टेररिस्ट विंग है जिसका नाम है हमास, वो इसको ऑपरेट करती है। तो उन लोगों ने क्या किया, इजराइल के ऊपर, अभी जो ताज़ा खबरें मिली हैं, इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। ठीक है, 50,000 कुछ 5,000 रॉकेट्स के साथ। और इजराइल ने इसके जवाब में गाजा स्ट्रिप पे यानी हमास को खत्म करने की बात करी है। तो दोस्तों, ये तो थी आज की स्थिति, बट जानते हैं कि ये स्थिति पैदा क्यों हुई, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों देखिए, मैं आपसे अपनी वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिमांड करूंगा और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ आपकी हिस्ट्री मेन क्या थी। बेसिकली हजारों साल पहले की बात है। माना जाता है कि ज्यूस का जन्म जो हमारे जीसस क्राइस्ट का जन्म जो हुआ था जेरूशलम में हुआ था, और उन्होंने एक पंथ की शुरुआत करी थी जिसका नाम था ज्यूस। अब क्रिश्चियंस जो थे वो ज्यूस को अच्छा नहीं मानते थे, तो उनके बीच में क्रूसेड्स हुए। क्रूसेड्स बोलते हैं धर्म युद्ध, जैसे हमारे यहाँ महाभारत हुआ ना, वैसे ही वहाँ पर क्रूसेड्स हुए। तो क्रूसेड्स के अंदर बहुत सारे क्रिश्चियंस ने बहुत सारे ज्यूस को मार दिया। अब ये ज्यूस जो थे ये मूव आउट हो गए, यहाँ से बाहर निकल गए और पूरी दुनिया के अंदर फैल गए। अब 1800 आता है। 1800 आते आते ज्यूस को ऐसा लगता है कि यार हमारा भी अपना कोई देश होना चाहिए जहाँ पर हमारी अपनी पहचान हो। तो ये लोग मूव करना स्टार्ट कर देते हैं जेरूशलम की तरफ। जेरूशलम की तरफ इसलिए मूव करते हैं क्योंकि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, जेरूशलम में हुआ था। अच्छा, उस टाइम ना तो ये इजराइल था, ना ही ये इजिप्ट था, ना ही ये जॉर्डन था। ठीक है, उस समय इस पूरे इलाके को बोला जाता था ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, अब जब ये ऑटोमन एम्पायर में आए तो यहाँ पर क्रिश्चियंस पहले से रह रहे थे, मुस्लिम्स पहले से रह रहे थे, पर यहाँ पर परेशानी कुछ भी नहीं थी क्योंकि जगह बहुत सारी थी और रहने के लिए लोग कम। तो इन लोगों ने भी अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी और परमानेंटली यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पीसफुली यहाँ पर रहे जा रहे थे। अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हम करते हैं, 1915 में आते हैं। 1915 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, मतलब 1914 से चल रही थी, तो 1915 तक वो वर्ल्ड वॉर यहाँ पर पहुंच गई, ऑटोमन एम्पायर तक पहुंच गई। अब फ्रेंच नेशन, जिसके अंदर ब्रिटेन था, फ्रांस था, ये लोग ऑटोमन एम्पायर को खत्म करना चाहते थे। अब इन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने डील करी अरब लोगों के साथ और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप हमारा साथ दो ऑटोमन एम्पायर को हराने में और हम आपको एक यूनिफाइड अरब स्टेट दे देंगे इस इलाके में। ठीक है भाई, उन्होंने मान लिया और उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ देना शुरू कर दिया। यही प्रॉमिस उन्होंने ज्यूस के साथ किया कि भाई ठीक है, आप हमारा साथ दो और हम आपको ये जो नया कंट्री बनेगा पैलेस्टीन, ये हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो उन्होंने भी उनका साथ दिया। अब 1918 के अंदर जैसे ही हमारे पास वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो ब्रिटिश और फ्रेंच ने ये जो मिडिल ईस्ट का एरिया था ये आपस में बांट लिया, किसी को भी नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, और जो ये वाला एरिया था ये किसके अंडर आया, ब्रिटिशर्स के अंडर आया। तो 1918 से 1948 तक यहाँ पर किसने राज किया, ब्रिटिशर्स ने राज किया। और इसी बीच जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी हमारे पास, इसी बीच हिटलर पावर में आ जाता है। और हिटलर जब पावर में आता है तो वो ज्यूस का कत्लेआम यानी जीनोसाइड करना शुरू कर देता है। आप सबने हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ा ही होगा इस चीज के बारे में। तो कुछ ज्यूस जो थे वो यहाँ से भाग गए और भागकर कहाँ चले गए, अमेरिका के पास चले गए, और कुछ वापस कहाँ पर आ गए, पैलेस्टीन वापस आ गए। समझ में आ रही है बात इतनी। अब ये लोग यहाँ पर आकर बसने लग गए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और समय में आगे जाएंगे तो 1940s के अंदर क्या हुआ
एक पैलेस्टीन मूवमेंट चलाई गई जिसमें ज्यूज ने अपनी कंट्री होने की एक बात करी गई कि भाई हमारे यहाँ पर हमारी कंट्री होनी चाहिए। ठीक है, स्थितियां थोड़ी सी खराब होती गई ब्रिटेन के लिए। अब यहाँ पर ब्रिटेन ही बैठा है ना, तो स्थितियां थोड़ी सी ब्रिटेन के लिए खराब होती गई। 1948 के अंदर ब्रिटेन कहता है कि भाई मेरे से ये चीज नहीं समझ रही और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो ब्रिटेन यहाँ से चला गया। अब दिक्कत ये थी कि यहाँ पर 3 एथनिक कम्युनिटीज रह रही हैं, ज्यूज, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। ठीक है, तो दिक्कत ये थी कि अब इसका पार्टीशन कैसे किया जाए। तो इसके पार्टीशन के लिए एक यूएनओ का अकॉर्ड आता है। ठीक है, यूएनओ इसके अंदर इंटरवीन करती है और एक अकॉर्ड तैयार करती है कि 57% जो लैंड है वो हम ज्यूज के लिए रख देंगे, 45% अरब के लिए रख देंगे। ठीक है, और जो ये जेरूसलम है ये तीनों के लिए पवित्र है, ये किसके अंडर रहेगा, यूएनओ के अंडर रहेगा। ये प्लान बन जाता है। ज्यूज जो है, इजराइल जो बनता है उसको जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद ज्यूज जो है इस प्लान को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद इजराइल बना लेते हैं। बट इसके जो नेबरिंग कंट्रीज है, इजिप्ट, सऊदी, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान एंड टर्की, ये इस प्लान को मानने से इनकार कर देते हैं। बेसिकली इनका ये मानना था कि ये जो डिवीजन किया गया है यूएनओ द्वारा, ये ब्रिटिश के न्यू कॉलोनियलिज्म के जो बेसिस पे है उसके लिए किया गया है। ठीक है, और ये सब क्या करते हैं, ये सारे 5 कंट्रीज 1, 2, 3, 4 और 5 ये मिलकर इजराइल पर हमला कर देते हैं। ठीक है, और इसको बोला जाता है फर्स्ट अरब इजराइल वॉर। ये कब होता है, 1948 के अंदर। अब ये इजराइल के लिए, देखो इन सब के लिए तो ये लड़ाई है कि भाई हम प्लान माने या ना माने, बट इजराइल के लिए ये उनके वर्चस्व नहीं, उनके अपने आप को बचाने की लड़ाई है। तो इजराइल इसमें पूरा जोर लगाता है और इन 5 कंट्रीज को हरा देता है और इजराइल फर्स्ट अरब वॉर जो है जीत जाता है। ठीक है, उसके बाद 1949 के अंदर वॉर एंड होती है और इजराइल जो है वो बहुत सारा एरिया जो है कैप्चर कर लेता है जो पैलेस्टीन के अंडर था बेसिकली, है ना। ये बहुत बड़ा एरिया था जो पैलेस्टीन के अंदर था, जिसको हमने बताया ना 45% एरिया, उसको ये कैप्चर कर लेता है। ठीक है, अब ये सारा एरिया इसके अंडर आ गया। अब जो गाजा स्ट्रिप थी वो इजिप्ट की तरफ है और ये वेस्ट बैंक है हमारे पास। तो ये सारा एरिया इस समय किसके पास आ गया, मतलब 1949 के अंदर किसके पास आ गया, हमारे पास इजराइल के पास आ गया। अब हम जाते हैं 1967 में। 1967 में सेकेंड अरब इजराइल वॉर होती है और फिर से ये सारे देश जो है ना इजराइल पर हमला कर देते हैं। और मुझे की बात यह है कि इजराइल फिर से इस लड़ाई को जीत जाता है। और इस बार इसने क्या किया, जो वेस्ट बैंक का एरिया था, गाजा का एरिया था और इजिप्ट का बहुत बड़ा एरिया था, इसने अपने कंट्रोल में ले लिया। समझ में आ रही है बात। ठीक है, उसके बाद 1964 में आते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि बाद में इजिप्ट के साथ क्या हुआ। देखिए 1964 में आते हैं, यहाँ पर एक संस्था बनती है जिसका नाम है PLO, जिसका नाम है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका एम क्या था, इसका एम था कि हमें पैलेस्टीनी वापस लेना है, कहाँ से, इजराइल से, विद द हेल्प ऑफ आर्म स्ट्रगल। ठीक है, तो ये जो लाइन थी विद द हेल्प ऑफ आर्म स्ट्रगल, यानी हथियारों के बलबूते पर, तो इस PLO को अमेरिका द्वारा, यूएनओ द्वारा, इजराइल द्वारा एक आतंकवादी संगठन जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है भाई, देखो आप किसी से लड़ सकते हो, वैचारिक तौर पर आप लड़ सकते हो, पर अगर आप उसके सामने हथियार उठाओगे तो आप उसमें आतंक पैदा कर रहे हो और आप क्या बन जाओगे, आतंकवादी। ठीक है, बट पैलेस्टीनियन लोग इनको रेवोल्यूशनरी बोलते हैं, पता नहीं इतनी समझ। अब हम आते हैं 1973 के अंदर। 1973 में थर्ड अरब इजराइल वॉर होती है। वही कहानी, इजराइल फिर से इस चीज को जीत जाता है। 1974 के अंदर क्या होता है, PLO के जो है हमारे पास जनरल है, वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइजेशन ले लेते हैं UNGA से, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से। अपनी रिकॉग्नाइजेशन ले लेते हैं कि भाई पैलेस्टीनियन के पीपल को हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे यूनाइटेड नेशंस के अंदर। समझ में आ रही है बात इतनी। ठीक है, कट। अब हम टाइम में थोड़ा सा आगे आते हैं 1979 में। ठीक है, एक मिनट। 1979 में इजराइल और इजिप्ट दोनों के बीच में पीस टॉक्स होती हैं और ये पीस टॉक्स काफ़ी सक्सेसफुल रहती हैं। जब सक्सेसफुल रहती हैं तो इजिप्ट वो पहला अरब कंट्री है जिसने रिकॉग्नाइज किया इजराइल एज अ कंट्री। उसने मान लिया कि हाँ भाई ठीक है, इजराइल भी एक कंट्री है, जिसकी रिटर्न में
वो इजिप्ट का जो पार्ट इजराइल ने ऑक्यूपाई किया हुआ था वो इजिप्ट को वापस कर देता है, और इसके लिए इजिप्शियन प्राइम मिनिस्टर को, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को, दोनों को ही उस साल का नोबेल प्राइज मिलता है, ठीक है, क्योंकि शांति पुरस्कार था। बट 1981 के अंदर इजराइलियन जो इजिप्शियन प्राइम मिनिस्टर है उनका असैसिनेशन हो जाता है बाय द राइट विंग्स। जो यहाँ पर कट्टरपंथी है ना, वो लोग यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट कर देते हैं, मार देते हैं, जिस तरीके से महात्मा गांधी जी का हुआ था। फिर वही गोली मारी गई थी उनको। फिर अब इस बीच 1967 से 1980 के बीच इसमें वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को इजराइल ने जो है अपने कैप्चर में लिया हुआ है, ठीक है। और जब यहाँ पर इन्होंने इसको कैप्चर में लिया हुआ है तो इजराइल से बहुत सारे लोग कहाँ की तरफ मूव करने लगते हैं, वेस्ट बैंक की तरफ मूव करने लगते हैं। अच्छा, इसका कारण था वेस्ट बैंक की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं। ये यहाँ पर चीप हाउसिंग थी, यहाँ पर घर बनाना जो था बहुत सस्ता था, क्योंकि जमीनें यहाँ पर सस्ती थी। प्लस दूसरा कारण ये हो सकता है कि भाई इनका पवित्र नगर जेरूसलम भी तो यहीं से पास है, तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जाकर अपनी कॉलोनीज बनाने लग जाते हैं, ठीक है। अब ये पहले से पैलेस्टीनियन का एरिया है, बट कैप्चर किसने कर रखा है, इजराइल ने कर रखा है, और यहाँ पे इजराइल के लोग जो है जाकर रहने लग जाते हैं। जब यहाँ पर रहने लग जाएंगे और वो अपनी परमानेंट सेटलमेंट्स बना लेते हैं, तो यहाँ ना बड़ा इस तरीके से है जैसे वेस्ट बैंक हमारे पास, तो यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन सा हो गया भाई। अब ये इजरायली कॉलोनी आ गई है ना, अब यहाँ पर भी इजरायली कॉलोनी आ गई, मान लेते हैं यहाँ पर भी इजरायली कॉलोनी आ गई, और बीच में पैलेस्टीनियन चल रहा है हमारे पास, ठीक है। तो पैलेस्टीनियन वालों ने कहा कि भाई ये इजराइल का कॉलोनियलाइजेशन है, ठीक है। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स आके रह रहे थे वैसे ही इजराइल हमारे पास आके रहते हैं। देखते हैं इस बात को आगे समझते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब हम आगे जाते हैं 1992 के अंदर। 1992 में इजराइल के एक प्राइम मिनिस्टर आते हैं और काफी लिबरल होते हैं, और वो एक नई सी बात बोलते हैं कि ठीक है भाई, हम पीएलओ को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मान रहे हैं, और हम मानते हैं कि इजराइल को उनका जो हिस्सा है वो वापस दे देना चाहिए। और इजरायली प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, उस साल जो पीएलओ को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। यानी वो बोलते हैं कि भाई ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी है जो पैलेस्टीनियन लोगों को रिप्रेजेंट करती है यूएनओ के अंदर। अच्छा, यूएनओ में तो इसको रिप्रेजेंटेशन मिल ही चुकी है। अब इसी के लिए इजराइल के जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे उनको नोबेल प्राइज भी मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर होता है ऑस्लो अकॉर्ड 1993 के अंदर, ठीक है, जहां पर वो एक प्लान बनाएंगे, एक डिवीजन का प्लान बनाएंगे कि कितना हिस्सा पैलेस्टीनियन के पास जाना चाहिए और कितना हिस्सा इजराइल के पास जाना चाहिए, या फिर वही प्लान चलेगा जो यूएनओ अकॉर्ड के अंदर हुआ था। अब ऑस्लो अकॉर्ड आप कर तो रहे हो, पर दिक्कत ये है कि अगर वेस्ट बैंक को आप बांटोगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे भाई, इन्होंने भी तो अपनी जमीनें यहाँ पर बना ली है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप इन सबको कहोगे कि नहीं भाई नहीं ठीक है चलो हमने एक प्लान बनाया है आप यहाँ से निकल जाओ, ठीक है ना। तो इनके अपने घर भी हैं, तो ये लोग उस चीज को कैसे छोड़ सकते हैं। तो 1994 के अंदर पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया जाता है। ये पहली बार कोशिश करी गई कि पैलेस्टीनियन के लिए कोई गवर्नमेंट बनाई जाए, ठीक है। बट एट द टाइम मैनी इजरायली सेटलमेंट यहाँ पर परमानेंटली बस चुकी हैं। अब वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, ठीक है। इसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है, ए, बी और सी। ए वाला तो वो हिस्सा था, वो ए वाले वो एरिया थे जो गवर्नमेंट पैलेस्टीनियन की गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में आएंगे, बेसिकली पीएलओ के कंट्रोल में आएंगे। बी वाला वो हिस्सा था जो दोनों के कंट्रोल में आएंगे, यानी इजराइल गवर्नमेंट के भी आएंगे और पीएलओ के भी आएंगे। और सी वाला वो हिस्सा था जो इजरायली गवर्नमेंट के हिस्से में आएंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ इजरायली गवर्नमेंट के हिस्से के अंदर जो ये हिस्से हैं इनको किस तरीके से प्लान किया गया। इसकी चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बना दी गई ऐसे ऐसे, और इनके चारों तरफ इजराइल के जो थे वो सैनिकों को लगा दिया गया। अब आप सोचो ना, आपके देश के अंदर ही, आपके शहर के अंदर ही एक कॉलोनी जो है वो पाकिस्तान की है, ठीक है, उसके चारों तरफ एक बड़ी सी दीवार बना दी गई और वहां पाकिस्तान की आर्मी उसको घेर कर खड़ी हुई है। तो किस तरीके का माहौल यहाँ पर बनेगा। जो पीछे अभी अल मक्सा मस्जिद के ऊपर हमला भी हुआ था ना, उसका भी कारण यही था, ये जेरूसलम के पास था, और अल मक्सा मस्जिद जो है वो मुस्लिमों की तीसरी सबसे बड़ी जो है वो पवित्र जगह मानी जाती है मक्का और मदीना के बाद। तो यहाँ पर इजरायलियों ने हमला कर दिया था। तो ये प्रॉब्लम इस तरीके से बनी हुई थी एबीसी के बाद बांटने में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं
1994 के अंदर क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पैलेस्टीनियन के जो थे प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर थे, इन दोनों को सेकंड नोबेल पीस प्राइज मिल जाता है कि हाँ भाई ठीक है, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया ये, ठीक है, पीस इन्होंने यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दी है। तो आगे देखते हैं कि क्या ये पीस टॉक्स इनकी बिल्कुल ठीक थी या नहीं थी। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इस चीज़ को थोड़ा सा विचार करना, थोड़ा सा सोचना इसको। अब नोबेल पीस प्राइज तो मिल गया, बट 1995 के अंदर इजराइल में जो एक्सट्रीम राइट विंग था, उसने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की, यानी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की असैसिनेशन कर दी। इन्होंने बोला कि भैया आपने लैंड इनको क्यों दी, ये तो हमारी लैंड थी, ठीक है ना भाई, ये जो वेस्ट बैंक का एरिया है जिसको पैलेस्टीनियन बोल रहे हैं, ये तो भैया हमारी लैंड थी, आपने इनको कैसे दे दी। तो इन्होंने यहाँ पर जो है इजरायली प्राइम मिनिस्टर का कत्ल कर देते हैं, ठीक है, कट कर। अब 1987 में क्या हो रहा था, देखो पीछे क्या हो रहा था, जो इस्लामिक लोग थे उन्होंने जो है यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी जिसका नाम था हमास। बेसिकली PLO से ही ये जन्मी थी हमारे पास, ठीक है। और इसने 1996 में जो पैलेस्टीनियन के इलेक्शन हुए थे ना, उसका जो है इन्होंने बॉयकॉट किया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, 2002 के अंदर प्रोटेस्ट जो था बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया, ठीक है। इसके अंदर लोग मरने लगे, मतलब काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट होने लगा, दोनों तरफ से ही लोग मरने लगे। 2006 के अंदर हमास ने इलेक्शन लड़ा यहाँ पर और यहाँ पर, और इसको जीत लिया। अब जब हमास ने इसको जीत लिया तो 2007 में पैलेस्टीनियन के अंदर जो थी सिविल वॉर हो गई, आपस में ही ये लड़ने लगे। और इसी के बाद 2007 में बैटल ऑफ गाजा होती है और बैटल ऑफ पैलेस्टीनियन होती है, और पैलेस्टीनियन दो भागों में बढ़ जाता है जिसका नाम आ जाता है वेस्ट बैंक एंड गाजा, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ उसके बाद से क्या हो रहा है, 2007 के बाद से क्या हो रहा है। हमास जो है वो गाजा से ऑपरेट करता है, इसको गाजा स्ट्रिप बोलते हैं, छोटी सी स्ट्रिप है ना, इसलिए इसको गाजा स्ट्रिप बोलते हैं। और वेस्ट बैंक में जो लोग रहते हैं, इनके पास देखो इतना पैसा नहीं है ये इजराइल से लड़ पाए, ठीक है। इजराइल एक कंट्री है और वेस्ट बैंक के लोग, इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा लाठी हैं, डंडे हैं और पत्थर हैं, तो ये इजराइल से नहीं लड़ सकते। बट हाँ, हमास के पास पैसा है। अब हमास के पास कहाँ से पैसा आ रहा है, ये है ना इसके दोस्त, इजिप्ट, सऊदी, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, प्लस इसके ऊपर पड़ता है टर्की, ठीक है, जिसके बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्यों दोस्त हैं? क्योंकि एथनिकली सेम है, मुस्लिम्स है ना ये सारे, है ना, तो ये एथनिकली सेम है और सबकी विचारधारा भी एक तरीके की है। तो हमास को ये देते हैं हथियार। अब हमास के पास क्या है, कुछ रॉकेट्स हैं। वो क्या करता था, देखो इजराइल का एक डिफेंस सिस्टम है जिसको डोम सिस्टम बोलते हैं। तो बेसिकली ये क्या सिस्टम है इजराइल का, डोम सिस्टम क्या करता है, जो मिसाइल्स इसकी तरफ आती हैं उन मिसाइल्स को मार गिराता है, ठीक है। तो अब हमास क्या करता था, इसके डोम सिस्टम को फेल करने के लिए एक साथ 200, 300, 400 रॉकेट फेंक दिए और इसका डोम सिस्टम जो है इससे लड़ लेता था। तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता था। हाँ, कभी के बार हो गया, कोई एक आधा मर गया तो मर गया, वो भी इनकी आर्मी की तरफ से, ठीक है। बट इस बार इन्होंने क्या किया, इस बार इन्होंने 5000 रॉकेट एक साथ फेंक दिए, जिसकी वजह से इनका डोम सिस्टम भी फेल हो गया और इजराइल के कम से कम 1000 लोग मारे गए, ठीक है। अब ये इनकी इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी फेलियर थी भाई। इजराइल की जो मोसाद है, जो इनकी इंटेलिजेंस यूनिट है, वो दुनिया में सबसे एडवांस यूनिट मानी जाती है, तो वो इंटेलिजेंस का फेलियर भी था। चलो कोई बात नहीं, बट जो लोग इसके मरे हैं, तो इजराइल इसका बदला लेने के लिए अब गाजा स्ट्रिप के ऊपर हमला कर रहा है। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि गाजा के अंदर सिर्फ हमास वाले ही रहते हैं, यहाँ लोग भी रहते हैं, ठीक है ना, आम आदमी भी रहता है। तो उसके बीच में बेचारा आम आदमी भी पिस रहा है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी दो चीज़ों में बटी हुई है भाई, अमेरिका जैसी कंट्रीज जो हैं, ब्रिटेन जैसी कंट्रीज हैं, वो इजराइल का साथ दे रही हैं। वो बोल रही हैं कि ठीक है भाई, इसके ऊपर भी हमला हुआ है, ये भी तो हमला करेगा ही, ठीक है ना, आतंकवादी हैं, इनको खत्म करेगा। बट दूसरी तरफ टर्की जैसे देश है, वो बोल रहे हैं कि भैया इनके साथ तो गलत हो रहा है, हमास वालों को क्यों मारा जा रहा है, इनके साथ तो शुरू से ही गलत हुआ है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इस समय दो भागों में बटी हुई है। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या इंडिया इस बात पे न्यूट्रल रहना चाहेगा, या इजराइल के साथ जाएगा, या हमास का साथ देगा। ये मैं
आपके लिए एक क्वेश्चन पुट करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचें और मेरे को मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है नेतन्याहू से बात करने के बाद, इजरायली प्राइम मिनिस्टर के बात करने के बाद, कि भारत हर तरीके के आतंकवाद के खिलाफ है। ठीक है, क्योंकि भाई हमास को जो है एक आतंकवादी संगठन बोला हुआ है, तो हर तरीके के आतंकवादी के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, इससे ज़्यादा हमने कुछ बोला नहीं है। वी आर वेरी न्यूट्रल ऑन दिस टॉपिक, बट मैं आपसे आपके विचार जानना चाहता हूँ कि भारत को इसमें क्या करना चाहिए और हमारे क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अगर आप ये लिख पाओ तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो से काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। तो जय हिंद, जय भारत।